तो हेलो एवरीवन। आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं पीटीएस नंबर 16 के मैथमेटिक्स सेक्शन का सॉल्यूशन। इसमें अपन देखेंगे कि कैसे क्वेश्चंस को मतलब स्किप किया जाता है, पहली बार में कैसे अटेम्प्ट किया जाता है, या फिर इनको सॉल्यूशन से रिलेटेड और भी कोई आसपास की चीज़ें क्या है मतलब, तो वो सारा अपन बहुत डिटेल में देखने वाले हैं। तो फर्स्ट नंबर के क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं अपन। फर्स्ट नंबर के क्वेश्चन में अपन को क्या गिवन है कि तीन व्यक्ति हैं, पीक्यूआर एक वृत्ताकार ट्रैक पर क्रमशः इन स्पीड से दौड़ते हैं। यदि ट्रैक की लंबाई 45 किलोमीटर है तो कितने समय बाद में वे आरंभिक बिंदु पे मिलेंगे। टाइम स्पीड डिस्टेंस का एक कंसेप्ट है ये। इसमें क्या होता है कि जैसे ये एक सर्कुलर ट्रैक है और इस ट्रैक में इस वाले पॉइंट से इन तीनों ने सेम डायरेक्शन में भागना स्टार्ट किया। अब भाई सेम डायरेक्शन में भागेंगे जब भी तो रेस लगा पाएंगे ना। ठीक है। अब इसने बोला है कि सबकी स्पीड जो है ना वो अलग अलग है। जैसे इसकी 5 है, इसकी 4.5 है और इसकी 6 है। ठीक है। यानी ये सबसे तेज दौड़ रहा है, ये सबसे धीरे दौड़ रहा है। और जो ट्रैक है यानी सरकमफ्रेंस परिधि जो है वो 45 किलोमीटर्स गिवन है। इसका क्या मतलब है कि ये जो पूरा ट्रैक है ना ये 45 किलोमीटर्स का है। और इसने ये पूछा है कि ये आरंभिक बिंदु पे कब मिलेंगे। भाई जैसे देखो, इन्होंने दौड़ना चालू किया, जो 6 स्पीड वाला है वो मान लो फिर से यहाँ पे पहुंच गया, तो 4.5 वाला कहीं यहीं पहुंचा होगा क्योंकि उसकी स्पीड कम है। 5 वाले की थोड़ी ज्यादा है तो लगभग वो यहाँ पहुंचा होगा। तो पहली बार में तो ऑब्वियसली ये नहीं मिल पाएंगे। तो ये जैसे बार बार दौड़ेंगे तो कोई एक ऐसा पॉइंट आएगा काफी देर दौड़ने के बाद में कि जब ये इसी पोजीशन पे फिर से मिल जाएंगे। इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे कि भाई जैसे देखो, अपन को टाइम निकालना है कि वो कितनी देर बाद मिलेंगे। तो टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो पहले सभी की डिस्टेंस अपॉन स्पीड लगा के टाइम निकालो कि वो कितनी देर में एक चक्कर पूरा करेंगे। और फिर अपन क्या करते हैं, जैसे जब भी आपके पास में कोई भी क्वेश्चन आए जिसमें वो ये बोले कि भाई 3-4 घंटियां हैं जो एक साथ बज गई, अब दोबारा कब बजेंगी, या फिर ट्रैफिक सिग्नल है वो एक साथ ब्लिंक कब करेगा, या फिर इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन जैसे ये वाला क्वेश्चन, तो इन सब में अपन क्या करते हैं, वो जो टाइम आएगा ना उसका एलसीएम ले लेंगे और वही अपना आंसर हो जाएगा। तो भाई पहले डिस्टेंस अपॉन स्पीड करना है, तो डिस्टेंस सभी की 45 किलोमीटर लिख दिया अपन ने एक साथ ही। और सभी का जो स्पीड है वो लिख लेते हैं, पहले 5 वाले का, फिर 4.5 वाले का और फिर 6 वाले का। अब इनको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो देखो क्या आएगा, ये 9 बार काटेगा तो 9 आवर्स लग जाएंगे पहले वाले को एक चक्कर पूरा करने में। दूसरे वाले को ये पॉइंट हटाएंगे, 0 आएगा, 45 से 45 कट जाएगा, 10 बचेगा। तो दूसरे वाला 10 घंटे लेगा चक्कर करने में। और ये वाला अगर 3 से काटेंगे तो 15/2 आ जाएगा, यानी ये वाला 7.5 घंटे में ही चक्कर पूरा कर देगा। अब एक छोटी सी चीज और बता देता हूं कि मान लो A/B, C/D और E/F दे रखा है, और इसका अगर एलसीएम लेना है तो क्या होता है कि जो न्यूमरेटर होता है उसका तो अपन एलसीएम लेते हैं और डिनोमिनेटर का अपन एचसीएफ लेते हैं। तो यही चीज अपन यहाँ पे अप्लाई करेंगे। भाई 9 का, 10 का और 15 का एलसीएम लिया जब तो 90 आ गया। और सिर्फ नीचे देखो सभी में 1, 1 और 2 है। 1, 1 और 2 का एचसीएफ क्या होता है, एक ही होता है। तो 90/1 घंटे आ जाएंगे इनका एलसीएम, यानी कि 90 घंटे के बाद में ये सारे के सारे प्रारंभिक बिंदु यानी इस वाले बिंदु पे मिलेंगे। यानी कि जो ए ऑप्शन है वो एकदम से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वाले पे अपन चलते हैं। इसमें बोला है कि ABCD और BEFG क्रमशः 2 वर्ग हैं जिनकी भुजाएं दे रखी हैं इसने 8 और 6। तो भाई मार्क कर लेते हैं। जैसे इसकी भुजा है वो 8 है तो यहां से भी 8 है। तो अब जैसे इसकी तो 8 हो गई बड़े वाले की, तो और छोटे वाले की इसने कितनी दे रखी है, 6 दे रखी है। ठीक है। अब इसने पूछा क्या है कि ये जो छायांकित भाग है ना, मतलब जो शेडेड रीजन है, उसका अपन को एरिया फाइंड करना है। अब भाई कैसे निकलेगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, आसान क्वेश्चन है एकदम। अगर अपन ऐसा करें कि ये बड़े वाले वर्ग का, बड़े वाले स्क्वायर का एरिया निकाल दें, और उसमें से मैं एक तो ये वाला एरिया घटा दूं इस स्क्वायर का, एक इस ट्राइंगल का एरिया घटा दूं और एक ये वाले ट्राइंगल का भी एरिया घटा दूं, तो मेरे पास में क्या बच जाएगा, जो शेडेड रीजन है वो बच जाएगा। आसानी से आंसर आ जाएगा। अब कैसे सिंप्लीफाई करेंगे देखिएगा। भाई बड़े वाले स्क्वायर का एरिया हो जाएगा 8 का स्क्वायर, उसमें से अपन ने छोटे वाले स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर घटा दिया। लेकिन अब ट्राइंगल का एरिया भी तो घटाना पड़ेगा, क्योंकि जैसे देखो ये वाले ट्राइंगल का, ये वाले ट्राइंगल का और इस स्क्वायर का एरिया घटा देते हैं बड़े वाले में से, जब ही तो अपने पास में शेडेड रीजन बचेगा। तो ये कैसे घटेगा कि भाई एक राइट एंगल ट्राइंगल होता है, उसमें एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यही होता है अपना फॉर्मूला। तो मैंने लगाया हाफ इंटू बेस कितना है, भाई देखो टोटल डिस्टेंस 8 थी, उसमें से छोटे वाले स्क्वायर की लेंथ 6 थी, तो 8 - 6 ये वाली भुजा तो 2 आ गई,
और ये वाली भुजा कितनी आ जाएगी, ये वाली तो पूरी एक साइड है वर्ग की, यानी 8 ही आ जाएगी, यानी हाफ इंटू 8 इंटू 6। और दूसरा वाला जो ट्राइंगल है वो भी सेम ऐसा ही है, यानी इसको 2 से गुणा कर देंगे, 2 से 2 कट जाएगा, 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36, 8 इंटू 6 48 हो जाएगा। तो 64 में से अपन को क्या घटाना है, सॉरी यहाँ 2 आएगा ना, मतलब ये भुजा जो थी वो 2 थी, तो 8 इंटू 2 16 घट जाएगा, तो ये कितना बनेगा 52 बनेगा। 64 में से 52 को घटाएंगे तो 12 आ जाएगा। 12 जो है वो शेडेड रीजन का एरिया हो जाएगा, 12 स्क्वायर यूनिट्स होगा एक्चुअली के अंदर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट वाले के ऊपर। इस क्वेश्चन में बोला है कि ये जो सीरीज दे रखी है इसका सम फाइंड करना है। एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है इस क्वेश्चन के साथ में, नोट डाउन करिएगा अपनी कॉपी के अंदर कि अगर अपन को 1 प्लस 2 प्लस अप टू ऐसे मान लो n तक का सम पूछ रहा है, तो इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस वन और होल अपॉन में 2। ठीक है, अब यहीं पे अगर वो स्क्वायर लगा दे तो क्या करेंगे अपन, कुछ भी नहीं करना, एक छोटा सा फॉर्मूला है वो आपको ध्यान में रखना है। डायरेक्ट क्वेश्चन आए हैं इस चीज से एग्जाम में, n इंटू में n प्लस वन इंटू में 2n प्लस वन और होल अपॉन में 6। अब जो अपना क्वेश्चन है वो कि भाई 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब और अप टू ऐसे n के क्यूब का सम पूछ ले। बहुत ही आसान फॉर्मूला है, सेम फॉर्मूला लिख दो, n इंटू एन प्लस वन अपॉन टू। अगर किसी को दिख नहीं रहा है तो वो यहां देख सकता है, n इंटू एन प्लस वन अपॉन टू, सेम फॉर्मूला लिख दो और इसका स्क्वायर लगा दो। याद हो गए सारे फॉर्मूले, कभी नहीं बोलोगे, क्वेश्चन पे अप्लाई करते हैं। अब लेकिन कुछ बच्चे इसमें गलती करते हैं, वो भी मैं बताऊंगा। भाई इस क्वेश्चन का आंसर लिखना है, n अपना लास्ट टर्म होता है तो 10, यानी कि n की जगह 10 रखा, 10 प्लस 1 11 हो गया, बटे 2 और आंसर आ गया, मतलब स्क्वायर करने के बाद में। लेकिन नहीं बच्चा जी, ये गलत है। गलत कैसे है कि ये सीरीज का आंसर ये जब आता जब 1 से स्टार्ट होता, अभी 1 से थोड़ी स्टार्ट हो रखा है, अभी तो ये स्टार्ट 5 से है। अरे तो कुछ भी नहीं करना, पहले आप 10 तक का सम निकाल दो, 10 तक के क्यूब्स का, और उसमें से घटा दो 4 तक के क्यूब वाले, ताकि सिर्फ आपके पास में 5 से लेके 10 वाले बच जाएंगे। तो 4 तक के लिए क्या आएगा, 4 इंटू 4 प्लस 1 5 और बटे 2, और इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। बड़ी ही आसानी से ये सोल्व कर लेंगे। ये 5 बनेगा 55, 55 का क्यूब हो जाएगा, और माइनस में ये 2 बचेगा, 5 दूनी 10, 10 का स्क्वायर हो जाएगा। अब भाई अच्छा सॉरी यहाँ स्क्वायर होगा ना, तो 55 का स्क्वायर होगा। अब 55 का स्क्वायर मतलब 5 के एंडिंग वाला स्क्वायर, जो मैंने ऑलरेडी बता रखा है शॉर्ट ट्रिक के अंदर कि 5 के अगला नंबर क्या होता है, 6 होता है, तो 5 इंटू 6 करेंगे 30, आगे 25 आ जाएगा, 10 का स्क्वायर 100, 30 25 में से 100 जाएगा तो 2925 बच जाएगा, जो सेकंड वाला ऑप्शन है वो एकदम से करेक्ट हो जाएगा। बड़ी आसानी से क्वेश्चन अपने सोल्व होने हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट वाले के ऊपर। देखो इस क्वेश्चन में गिवन है कि ये सारे रेशियो दे रखे हैं और 1 अपॉन के, मतलब बेसिकली अपन से के कैलकुलेट करवा रहे हैं, और फिर 1 अपॉन के तो अपन आसानी से कर देंगे। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल देखिएगा सॉल्यूशन देखने से पहले। बेस्ट तरीका बताता हूं आपको इस क्वेश्चन को सोल्व करने का। कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई कौन सा रेशियो कहाँ लिखें, क्या मल्टीप्लाई करें, क्या डिवाइड करें। कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करनी है, बड़ी आसानी से देखो। अगर अपन को ए रेशियो बी दे रखा है 1:2, और अलग से बी रेशियो सी दे रखा है 3:5, और ए रेशियो बी रेशियो सी पूछेगा ना, तो पता है क्या करना है आपको, बहुत ही आराम से ए रेशियो बी लिख देना है 1:2, और अब बी रेशियो सी भी लिख दो 3:5, लेकिन नीचे वाले लाइन में। अब क्या होगा, अरे भाई ये 2 को यहां छाप दो, ये 3 को यहां छाप दो। सेम क्वेश्चन अब यहाँ पे अप्लाई करेंगे, सेम कंसेप्ट, तो प्लीज ध्यान से समझिएगा। अब इनको गुणा कर दो, ये 3 आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा, ये 10 आ जाएगा, तो ए रेशियो बी रेशियो सी जो है वो 3 6 और 10 हो जाएगा। ठीक है, सेम चीज यहाँ पे अप्लाई करेंगे। भाई एक्स अपॉन वाई लिखना है तो 1:2 लिख दिया। अब वाई रेशियो जेड लिखना है तो 7/k है ना, तो 7 और के नीचे वाली लाइन में लिख दो आप। जेड अपॉन टी लिखना है तो 2/9 आएगा, यानी 2/9 आ गया। ये अब कॉपी करते जाओ चीजें, ये 2 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, ये 7 इधर आ जाएगा, ये 2 इधर और ये वाला 2 इधर, मल्टीप्लाई करेंगे अपन, आंसर आ जाएगा। भाई 1 गुणा 7 गुणा 2 14 बन गया, ये 28 बन गया, ये 2 दूनी 4k बन गया, ये 9 दूनी 18k बन गया। सारा आसान सा मैटर हो गया। अब देखो इसने अपन से क्या दिया है, t अपॉन एक्स 3/5 है। अरे तो t अपॉन एक्स का मतलब 18k/14 लिखेंगे अपन तो 18k/14 बराबर 3/5 आ गया। 3 से 18 कटेगा 6 बार, 2 से कटेंगे तो 3 बार और 7 बार कटेगा। पर अपन को तो k फाइंड करना है ना भैया जी, 7 ऊपर जाएगा, 3 5 के साथ गुना होगा तो 15, लेकिन
गलती मत कर देना, देखो 7/15 भी ऑप्शन में है, गलती नहीं करनी है, 1/k फाइंड करना है, मतलब इसका रेसिप्रोकल करना है, तो 15/7 अपना आंसर आएगा, यानी कि जो लास्ट ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट वाले के ऊपर। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में अपन को क्या गिवन है कि द नंबर ऑफ मार्बल्स इन 3 बैग इज इन द रेशियो, कि मतलब 3 थैलों में मार्बल्स का जो रेशियो है वो 2:3:4 है। ये बोल रहे हैं प्रत्येक थैले में 12 मार्बल्स जोड़े जाते हैं, यानी हर एक थैले में अपन को 12 ऐड करने हैं मार्बल्स। ठीक है, तो ये जो बोल रहे हैं कि अनुपात है वो 8, 11 और 14 हो जाता है। तो ये बोल रहा है शुरुआत में मार्बल्स की कुल संख्या क्या थी। भाई ये तो रेशियो दे रखा है, ये टोटल नंबर पूछ रहा है अपन से, कैसे फाइंड करेंगे। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। मेरे को बस एक बात बताओ आप कि जब अपन ने 12 12 12 हर बार सेम नंबर ऐड किया तो रेशियो में भी तो सेम चीज ऐड होनी चाहिए। पर यहाँ पे देखो 6 ऐड हो रहा है, यहाँ पे देखो 8 ऐड हो रहा है, यहाँ पे 10 ऐड हो रहा है, अलग अलग हो रखा है। तो इसको थोड़ा सा सुंदर बनाते हैं। भाई इन सभी को 3 से गुणा कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रेशियो में तो अपन कुछ भी गुणा भाग कुछ भी कर सकते हैं। तो देखो 3 से गुणा करने पे ये 6 बन गया, बीच वाला ये 9 बन गया, सभी गुणा होंगे, ये 3 × 4 करेंगे तो ये 12 बन जाएगा। और अब अपना रेशियो क्या था, 8:11:14। अब देखो आप चेक करो एक बार, भाई +2 +2 +2, हर जगह पे सेम नंबर ऐड हो रहा है और वैल्यू में हर जगह पे 12 ऐड हो रखा था। यानी कि मेरा फॉर्मूला देखो भाई, अपन अगर पूरी लाइफ टाइम तक भी मैथ पढ़ते रहे तो वैल्यू बटा किसकी गुणा चाहिए, जिसके फॉर्मूला कभी इनवैलिड नहीं हो सकता है। हर क्वेश्चन में अपन लगा सकते हैं उसको। ठीक है, 70% क्वेश्चंस में तो वो लगता ही लगता है, अपन लगभग हर पेपर में देखते हैं। जैसे देखो अब 12 वैल्यू है वो किसकी है, 2 की है, यानी 12 वैल्यू 2 की है, अपन को निकालनी किसकी है, अपन को तो स्टार्टिंग में मार्बल्स कितने थे वो निकालने हैं। तो देखो 9 और 6 15, 15 और 12 27 की वैल्यू निकालनी है। 2 से 12 काटा 6 बार, 6 × 27 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 162 आ जाएगा। जो लास्ट सेकंड वाला ऑप्शन है वो एकदम से करेक्ट है। और भाई ये पूरे मल्टीप्लाई भी मत करो अगर आपको टेबल्स नहीं आती है तो। भाई 6 × 7 42 होता है, तो यूनिट डिजिट 2 आ रहा है, यूनिट डिजिट लगा दो। ठीक है, इसी तरीके से एग्जाम में टाइम सेव करना है। नेक्स्ट वाले के ऊपर चलते हैं। इस क्वेश्चन में बोला है कि साइड्स दे रखी हैं ए बी और डी सी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की, यानी कि एक चक्रीय चतुर्भुज है। अरे तो भाई ये अपन ने वो बनाया सर्कल, अब इसमें चतुर्भुज बनाना है एबीसीडी, तो थोड़ा सा एबीसीडी को इस तरीके से बना लो आप। ये एबीसीडी बन गया, कैसे देखिएगा, ये इनको मिला देते हैं अपन, ये ए, ये बी, ये सी और ये डी बन गया। अब क्या होगा, इसने बोला कि ए बी को और डी सी को बढ़ाया है ताकि वो ई पे मिल सके, तो ए बी को बढ़ा दिया, डी सी को बढ़ा दिया, ई पे मिल गए हैं ये। ठीक है, फिर इसने बोला कि ए डी और बी सी को बढ़ाओ, तो चलो एडी अगर अपन ने ऐसे बनाया होता ना तो थोड़ा सा बेटर रहता, कोई बात नहीं, ऐसे समझ लो इसे। तो एडी को अपन ने यहां बढ़ाया और बीसी को अपन ने यहां बढ़ाया, तो इसने क्या बोला कि ये वाला पॉइंट थोड़ा सा डी को ऐसे देख लेना, सही कर लेंगे इसको ताकि बेटर अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी, कि जैसे ए बी ऐसे बन जाएगा और डी सी ऐसे कुछ बन जाएगा। ठीक है, ये भाई येलो कलर वाला देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये वाले कहाँ पे मिले हैं, एफ पे मिले हैं। इसने बोला एंगल एडीसी 75 है, यानी कि ये वाला जो एंगल है वो 75 डिग्री है। बीईसी 52 है, तो बीईसी मतलब ये वाला एंगल 52 है। ये बोल रहे डिफरेंस बताओ बीएडी और एएफबी का, बेड। ठीक है, बीएडी और एएफबी यानी इन दोनों एंगल्स का डिफरेंस। तो पहले अपन क्या करेंगे, एंगल निकालेंगे। अब देखो क्या होगा, सॉल्यूशन कैसे करेंगे। किसी भी ट्रायंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी अगर लगाएं तो जितने भी अंदर इंटरनल एंगल होते हैं उनका जो सम होता है वो 180 होता है। ठीक है, यहां ध्यान से देखिएगा, एडीई ट्रायंगल, पूरा एडीई ट्रायंगल में अगर ये 75 है, ये 52 है, तो ये वाला एंगल निकालना है तो क्या होगा, 180 में से 75 और 52 को जोड़ के घटा दो, तो ये क्या आ जाएगा, 127 आ जाएगा। अब 180 में से 127 जाएगा तो क्या बचेगा, 53 बचेगा, यानी ये एंगल तो 53 आ गया। अब क्या करें भाई, ध्यान से देखिएगा, अगर अपन एक चीज पे ध्यान दें तो अपन को ये पता है कि कोई भी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है ना, उसमें आमने सामने यानी ऑपोजिट जो एंगल होते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है। अपन ये देखें कि ये एंगल 75 है, तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, 180 में से 75 को घटाएंगे तो 105 आ जाएगा। अब ये मैंने क्यों किया कि अपन ए एफ बी ट्राइंगल पे फोकस करें, तो ये एंगल 53, ये एंगल 105, तो फिर से एंगल सम प्रॉपर्टी से 105 और 53 को जोड़ दो तो कितना आ जाएगा, 158। और अगर 180 में से इसे माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 22 बचेगा, यानी ये वाला एंगल 22 डिग्री आ गया। अब अपन को तो इस 53 का और इस 22 का डिफरेंस पूछा था, तो 53 में से 22 घटाएंगे, 31 अपना आंसर आ जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट वाले के ऊपर। अब ये देखो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला का क्वेश्चन था,
बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। एक चीज आपने नोटिस करी होगी, अभी तक अपन ने जो भी 3 से 4 क्वेश्चन किए उनमें एक भी क्वेश्चन स्किप करने वाला नहीं था या फिर लेंदी या फिर हार्ड नहीं था। फर्स्ट अटेम्प्ट में सारे होने वाले क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन भी उतना ही आसान है भाई, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला का क्वेश्चन है। तो भाई इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? देखो, अगर आपको याद होगा तो पहले भी एक पीटीएस के अंदर मैंने साइन एक्स माइनस वाई वाले, साइन एक्स प्लस वाई वाले सारे फॉर्मूले इतने डिटेल से बताए थे और याद करने की ट्रिक भी बताई थी। तो आपको पक्का मैं मानता हूं कि याद होंगे, पर वो चीज यहाँ पे काम में नहीं लेनी है, उससे क्वेश्चन थोड़ा लेंदी और मतलब अजीब बन जाएगा। आसान कैसे बनाना है क्वेश्चन को, आप यहाँ पे फोकस करिए। क्या कि भाई जैसे देखो मैं लिखता हूं साइन एक्स माइनस वाई अपॉन में साइन एक्स प्लस वाई। अब ये देखिएगा इस वाले पार्ट को अपन सिंप्लीफाई करके लिख रहे हैं। अब देखो टेन एक्स प्लस टेन वाई अपॉन टेन एक्स माइनस टेन वाई वाले पार्ट को सिंप्लीफाई करना है तो बड़ा ही आसान है यार, कुछ नहीं है इसके अंदर। टेन एक्स को आप लिख दीजिए साइन एक्स अपॉन कोस एक्स। देखो मैं टेन एक्स प्लस टेन वाई वाला फॉर्मूला भी लगा सकता था, कौन से, जो टेन एक्स प्लस वाई वाला फॉर्मूला होता है, पर वो लगाने की नीड नहीं है, उससे भी आसान सोल्व हो जाएगा। यहाँ क्या आ जाएगा, साइन वाई अपॉन में कॉस वाई और होल अपॉन में क्या आ जाएगा, अब ये वाले पार्ट को लिख देंगे अपन तो कुछ नहीं होगा, बीच में बस एक माइनस का साइन आ जाएगा। तो ये क्या आएगा, साइन के अंदर वाई अपॉन में कॉस वाई। अब देखो क्या बताता हूं मैं कि आप इसका एलसीएम ले लो, तो एलसीएम लोगे तो देखो cos x cos y आएगा, यहाँ पे भी cos x cos y आएगा, तो वो एक दूसरे से कट जाएंगे। तो अपन सिर्फ इस वाले पार्ट को यहाँ पे सिंप्लीफाई करके चेक कर रहे हैं एक बार, तो cos x cos y आ गया। यहाँ क्या बनेगा, साइन एक्स इंटू में कोस वाई और प्लस में कोस एक्स इंटू में साइन वाई। बिल्कुल आसान सी चीज है। और अगर मैं नीचे वाले पार्ट को भी आपको एक बार सोल्व करके दिखा दूं तो एलसीएम तो कोस एक्स इंटू कोस वाई आएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई, आएगी तो सेम चीज, बस साइन माइनस का आ जाएगा, तो वो चीज मैं नहीं लिख रहा। अब आपने देखा होगा कि ये इससे कट गया, यानी कि इस वाले पार्ट की जगह पे तो ये आ जाएगा, इस वाले पार्ट की जगह पे ये आ जाएगा। लेकिन एक चीज अगर आपने ध्यान दी होगी तो आपको जो मैंने फॉर्मूला याद करवाएंगे वो याद आ रहे होंगे। और मैंने बोला था कि साइन बड़ा ही क्या होता है, सीधा बंदा होता है, साइन को भी नंबर देता है, कोस को भी नंबर देता है और प्लस का भी प्लस ही रखता है। ऐसा याद करवाए थे मैंने। यानी ये किस चीज का फॉर्मूला है, साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला है, यानी ये वाले पार्ट को इससे काट सकते हैं। और ये साइन एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला, ये भी कट जाएगा, तो 1 बचेगा, 1 अपना इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आसानी से समझ में आ रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं लग रही है। चलते हैं नेक्स्ट वाले के ऊपर। ये भी बड़ा ही शानदार क्वेश्चन था और फर्स्ट गो में कर सकते हैं इस वाले को भी। क्या कि रजत ने 120 आर्टिकल परचेज किए इतने रुपए के लिए और फिर उन्हें 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के हानि के बराबर बेच दिया। इस क्वेश्चन में दो चीजों पे ध्यान दीजिएगा। पहली बात तो ये कि जितनी चीजें आप खरीदोगे आप उतनी ही चीजें बेचोगे, ना एक्स्ट्रा ना कम, कभी नहीं हो सकता ऐसा। नॉर्मल सी बात है, जितनी चीजें खरीदी है मैंने उतनी मैंने बेच दी, यानी कि मैंने 120 वस्तुएं खरीदी। एक बार ये चीज को साइड करते हैं और आप यहां पे फोकस करिए कि भाई अगर मैं कोई चीज खरीद के लाया और वो मैंने बेची तो हानि कब होगी, कि जब मैं उसको खरीदी ज्यादा में और बेची कम में। यानी कि खरीदी ज्यादा में मतलब मेरा सीपी ज्यादा था, बेची कम में मतलब एसपी कम था, यानी कि यहां पे क्या हो रहा है, मुझे लॉस हो रहा है। यहीं पे अगर अपना एसपी ज्यादा होता है यानी सेलिंग प्राइस ज्यादा होता है और खरीद के कम में लाया मतलब मैं बेनिफिट में हूं, यानी यहाँ पे क्या होता है, प्रॉफिट होता है। अब इसने यहाँ पे क्या दिखा है कि हानि होती है, हानि होगी मतलब क्या होगा, मेरा सीपी ज्यादा होगा। यानी 120 आइटम्स का अगर अपन सीपी लें उसमें से 120 आइटम का सीपी घटा दें तो ये हानि के बराबर आएगा। अब हानि कितनी, 12 वस्तुओं की विक्रय मूल्य की जितनी हानि हुई है, यानी 12 वस्तुओं के एसपी की जितनी हानि हुई है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को अगर अपन सॉल्व करें, अच्छा यहाँ पे एस आएगा ना, एसपी, ठीक है। तो इस इक्वेशन को अगर अपन सॉल्व करते हैं तो देखो 120 सीपी बराबर, ये इसमें जुड़ जाएगा, 132 एसपी बन जाएगा। सीपी और एसपी का रेशियो निकालें तो 132 बटे 120 आता है। डिवाइड मत करना, बिल्कुल मत काटना इनको, आंसर आ जाएगा बिना काटे। भाई देखो इसने खरीदी कितने में थी, 15,840 में। अपना सदाबहार फॉर्मूला, वैल्यू बटा किसकी गुना चाहिए, जिसकी। ये खरीदी है यानी कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस अपने लिए तो 132 है। इसने क्या पूछा है कि 2 आइटम्स का सेलिंग प्राइस निकालो, यानी कि 2 आइटम का सेलिंग प्राइस निकाल देंगे अपन, या फिर आप एक का भी निकाल सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, लेकिन अपन तो 2 का निकाल देंगे। तो देखो भाई इससे काटेंगे, 132 से एक बार कटेगा, फिर बचेगा कितना, ये बचेगा 26, तो 264 हो जाएगा। 264 से 132 का दुगना है यानी 120 आ जाएगा, 120 का दुगना करेंगे तो 240 अपना आंसर आ जाएगा। अगर एक का पूछता तो मैं यहाँ एक रख देता तो 120 आ जाता। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अपन चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन के ऊपर। सिंप्लीफिकेशन का बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। एक चीज बस, अच्छा
एक छोटी सी इसके अंदर प्रिंटिंग एरर है, यहाँ पे माइनस का साइन आएगा, ठीक है, वो देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, मैं जो बता रहा था ध्यान के रखना है कि भाई बोर्ड मास अपने दिमाग में इतना रखो कि आप क्वेश्चन के अंदर देखते ही मतलब बिना सोचे समझे बिना बोर्ड मास घुसेड़ दो। कैसे? देखो 1/5 एज इट इज आ गया प्लस, भाई बोर्ड मास में क्या होता है, पहले ब्रैकेट सोल्व होता है, तो पहले ये ब्रैकेट सोल्व करेंगे, फिर ये वाला ब्रैकेट सोल्व करेंगे, उससे पहले ये वाला करेंगे, फिर बड़ा ब्रैकेट सोल्व होगा। तो पहले देखो इससे सोल्व करते हैं अपन, तो ये क्या आ जाएगा 1/7 ऑफ का मतलब तो गुणा होता है, इन दोनों को अपन सोल्व कर लेते हैं 25/42 इंटू में 6/35, मैंने गुणा कर दिया और बदल दिया इनको, तो क्या होगा 6 से 42 7 बार, 5 से 25 5 बार, 5 से 35 7 बार, 5/7 इंटू 7 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, 5/7 इंटू 1/7 लिख दिया। और अब क्या है, माइनस है, माइनस लगा दिया। अब इस वाले पार्ट को यहां सिंप्लीफाई कर लेंगे, 4/7 इंटू 6/5, भाग को तो गुणा कर देंगे ऑब्वियसली, और 54/63 आ जाएगा। भाई क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, इनको अगर अपन सिंप्लीफाई, नहीं 54/63 कैसे, 63/54 आएगा ना, उल्टा तो किया ही नहीं अपन ने, ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, उल्टा हो जाएगा 63/54, 6 से 54 घट गया 9 बार, 9 इंटू 7 होता है 63, यानी 4/5 बच गया, तो माइनस में 4/5 और प्लस 28/40, तो एज इट इज आ ही जाएगा। कुछ नहीं करना है, इस पार्ट को सिंप्लीफाई करने के लिए एलसीएम ले लेना है। 7 का क्यूब 343 होता है, 5 और 40 और 5 इनका एलसीएम लेना है। बड़ा ही आसान मेथड बताऊंगा भाई, कंफ्यूज होने की कोई नीड नहीं है। 40 का 5 के अंदर पूरा आ रखा है, यानी कि एलसीएम क्या आ जाएगा 343 इंटू 40 आ जाएगा, गुणा नहीं करना है, ठीक है। अब देखो 5 जो है वो 343 में नहीं आ रहा, 40 में आ रहा है, 8 बच रहा है लेकिन, तो यहाँ 343 इंटू 8 आ जाएगा। अब ये देखो ये पूरा 343 है, तो यहाँ सिर्फ 40 बच रहा है, वो 40 5 के साथ गुना होकर 200 आ जाएगा। यहाँ 5 कटेगा तो 8 बचेगा सिर्फ, यानी 343 इंटू 8 इंटू 4, मतलब 343 इंटू 8 इंटू 4, तो गुणा 32 लिख सकते हैं। ये भाई मेरा तरीका है एलसीएम लेने का, आप अपने तरीके से ले सकते हो, लेना एलसीएम ही है। 40 से 40 कट जाएगा, 343 बचेगा, 28 से गुणा हो जाएगा, पर मेरे अकॉर्डिंग ये बेस्ट मेथड है, ठीक है। अब देखिएगा क्या होगा, अरे 343 को इन सभी में से कॉमन ही निकाल सकते हैं क्या? बिल्कुल निकाल सकते हैं। 343 को कॉमन निकाला तो क्या बचा, 8 बचा, माइनस 32 आएगा और प्लस 28 आएगा, और बटे में, अच्छा ये प्लस 200 भी लिखना है, और बटे में क्या है 343 इंटू में 20। अभी तक कोई दिक्कत नहीं आई है, और कोई भी पार्ट ऐसा कैलकुलेटिव या हार्ड या कुछ भी नहीं लगा है। इन सारी चीजों को हटाते हैं और यहीं पे अपन सॉल्व करेंगे फर्दर पार्ट। तो क्या आ जाएगा, देखिएगा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा 343 और इंटू में भाई 28 और 8 हो गया 36, 36 में से 32 जाएगा तो 4 आ जाएगा, और प्लस आ जाएगा 200 और बटे आ गया 343 इंटू 20। अगर चाहो तो पूरी इक्वेशन में से 4 से भाग भी दे सकते हो, और अगर नहीं देना चाहते हो तो गुणा भी कर सकते हो। गुणा कर लेते हैं, क्योंकि कई कई बच्चों को ये काटना पीटना अजीब लगता है। तो 4 × 12, एक कैरी लगी 17, एक कैरी लगी 1372, इसमें 200 जोड़ेंगे तो 1572, और बटे में 343 इंटू 20, 343 का दुगना क्या होता है 6860। लेकिन एक चीज दिख रही होगी आपको, हर एक वाले पार्ट के अंदर कुछ ना कुछ डिवाइड करके दे रखा है। अरे तो डिवाइड कर दो, 4 से डिवाइड कर दो इसे, ठीक है। तो देखो 4 से डिवाइड करेंगे अपन, अच्छा अपन ने यहाँ पे 20 कैसे बना दिया, 40 था ना, तो 40 आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ 40 आएगा, 40 आएगा तो मतलब मैंने 2 से कम गुणा किया है, मतलब 2 से और गुणा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो 2 से इसको काटेंगे अपन, तो क्या आ जाएगा 7 दूनी 14 और 8 दूनी 16, 12 के लिए 6। अब एक बार ये 2 से और कटेंगे तो 786 का आधा तो 393 हो जाएगा, और 68 और 7 का आधा 3430 हो जाएगा। ये वाला जो ऑप्शन है वो एकदम से करेक्ट हो जाएगा। भाई कैलकुलेशन है वो देख लेना, कोई बड़ी बात नहीं है इसके अंदर। अपन चलते हैं नेक्स्ट वाले पे। एक अमाउंट है जो ट्रिपल हो जाता है 7 सालों में। बड़ा ही ध्यान से समझिएगा, इस क्वेश्चन में बच्चों को बहुत डाउट होता है, और मैं एकदम बेसिक से समझाता हूँ आपको कि भाई कोई भी एक अमाउंट है वो ट्रिपल हो जाता है, यानी कि मेरा प्रिंसिपल था वो 3p बन गया, यानी कि अमाउंट 3p हो गया। ये प्रिंसिपल है। अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो अपन अगर इसी इक्वेशन के लिए सिंपल इंटरेस्ट लिखें तो वो क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। तो क्या आ जाएगा, प्रिंसिपल तो प्रिंसिपल है, रेट अपन को पता नहीं है, टाइम अपना 7 साल है, और बटे 100 आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये बोल रहा है कि अमाउंट 7 टाइम्स कितने ईयर्स में हो जाएगा, सेम रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट है। तो पहले यहाँ से रेट निकालेंगे, और ये बोल रहा है वो वाली रेट अपन यहाँ पे काम में ले लेंगे। तो ये पूछ रहा है कि 7 गुणा कितने टाइम में हो जाएगा। अरे तो 7 पे लिख दो,
प्रिंसिपल की बात हो रही है, प्रिंसिपल इंटू रेट अपन निकालेंगे और ये पूछ रहा है कि टाइम अपना कितना है, टाइम अपन को निकालना है, रेट अपन ऊपर से रखेंगे और बटे 100 आ जाएगा। अब देखो क्या होगा, यहां से p उधर जाएगा तो 2p बनेगा, यानी 2p बराबर p इंटू आर इंटू 7 और अपॉन में 100। p से p कट गया, r की वैल्यू निकाली तो 200 बटे 7 आ गई, तो r रख दो यहाँ पे 200 और बटे 7। ये 00 से 00 कट गया, p उधर जाएगा तो 6p बचेगा, 6p बराबर p इंटू टी और बटे 7, p से p भी कट गया। अब ये क्या बनेगा, अच्छा ये 2 भूल गए तो ये 2 भी आ जाएगा, 2 से 6 आ जाएगा 3 बार, 3 इंटू 7 करेंगे तो टाइम बराबर 21 साल आ जाएगा, यानी 21 साल में ये जो अमाउंट है ये 7 गुना हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट वाले के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है कि एक 6 डिजिट का नंबर है ये वाला, यानी क्या है 479XYZ। ये बोल रहा है कि ये 7, 11 और 13 से एग्जैक्टली डिविजिबल है। मैंने ये वाला क्वेश्चन भी शॉर्ट ट्रिक के अंदर समझाया था और बड़ा ही अच्छे से बताया था कि कोई भी नंबर अगर 7, 11, 13 से डिवाइड हो रहा है तो इनका गुणा करने पे 1001 आता है, यानी कि अगर इन तीनों से पूर्णतः किसी भी नंबर को विभाजित होना है ना, तो ये जो नंबर है ये ABC टाइप का होता है। इसका मतलब क्या है कि अगर यहाँ जो 3 डिजिट है वही 3 डिजिट यहाँ पे आएंगे, और वही सेम क्वेश्चन दे दिया सर ने। कैसे भाई, 479XYZ है तो इस x की जगह पे भी 4 रखना पड़ेगा, y की जगह पे 7 और z की जगह पे 9। भाई सेम डिजिट रिपीट करेंगे। अब ये कोई क्वेश्चन बचा है क्या, ये कैलकुलेशन करना है, अब कोई भी कर लेगा। तो x का क्यूब यानी 4 का क्यूब करो, 5 इंटू वाई की जगह पे 7 रखो, बटे z की जगह पे 9 रख दो, आसानी से सोल्व हो जाएगा। ये 64 बनेगा प्लस 35 हो जाएगा, और बटे में क्या आएगा 9। ये कितना होता है 99 बटे 9, 99 बटे 9 को सोल्व करेंगे 11 अपना आंसर आ जाएगा। अब बताओ कोई क्वेश्चन है ये एग्जाम में आने लायक? भाई बड़े ही आसान चीजें हैं, बस आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब जिसको पता ही नहीं है कि ये एबीसी होता है वो कैसे करेगा, ठीक है? तो छोटी छोटी चीजों को आप प्लीज नोट डाउन करिए जो आपको नहीं आती है, बहुत हेल्पफुल रहेगा एग्जाम के टाइम पे। नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। एक 56 लीटर का मिक्सचर है मिल्क और वाटर का। मिल्क और वाटर का जो मिक्सचर है वो टोटल 56 लीटर है, इसमें 5 और 2 के रेशियो में है। तो भाई वैल्यू किसकी है ये 56? ये 7 की वैल्यू है, यानी 56 बटे 7 करेंगे तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर 8 आ जाएगा। 8 का मतलब ये 40 लीटर है और ये 16 लीटर, 8 से गुणा कर दिया मैंने दोनों को। ठीक है, आगे देखते हैं। इसने क्या बोला कि ये बोल रहा है कि इन ऑर्डर टू मेक द रेशियो ऑफ मिल्क 7:2, अगर इस रेशियो को 7:2 बनाना है तो ये बोल रहा है सम क्वांटिटी ऑफ मिल्क ऐड करिए अपन ने। अरे भाई 5 में कुछ ऐड किया है और इसने वाटर ऐड नहीं किया, वाटर 2 से 2 ही रह गया, बिल्कुल सही बात है। तो ये बोल रहा है कि क्वांटिटी ऑफ मिल्क यानी नए मिश्रण में मौजूद दूध की मात्रा कितनी होगी, नए वाले मिश्रण में पूछ रहा है। एक बात बताइएगा, 5 से 7 पहुंचे अपन, यानी अपन ने रेशियो में 2 ऐड किया और अपना मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना आया था 8 आया था, यानी 8 इंटू 2 मतलब 16 लीटर अपन ने ऐड किया है। भाई पहले 40 था, अब उसमें 16 लीटर ऐड कर दिया तो 56 लीटर नहीं आ जाएगा? ऐसे नहीं लग रहा बच्चों वाली कैलकुलेशन कर रहे हैं अपन, सेकंड थर्ड क्लास के अंदर जो पढ़ाते हैं अपन को वैसी चीजें करनी पड़ रही हैं। 56 लीटर आंसर आ गया, डी ऑप्शन टिक करके आ जाओ। नेक्स्ट वाले पे चलो। अब जैसे ये देखो, ये क्वेश्चन है टाइम कंज्यूमिंग, बिल्कुल है। अरे तो भैया आपके अकेले के लिए थोड़ी है, जितने पेपर में देने बैठ रहे हैं सभी के लिए है, सभी को बराबर कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, आपको भी करनी पड़ेगी, तो करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या बोला है कि 80% साक्षरता दर वाले कस्बे की जनसंख्या इतनी है, यानी कि अगर टोटल जनसंख्या 3600 है, ये टोटल पॉपुलेशन है, इन 3600 में से टोटल 80% मतलब औरत आदमी बच्चे बूढ़े सब आ गए, 80% लोग साक्षर हैं, तो टोटल साक्षर लोग निकालें तो भाई 0, 8 सिंह 48, 4 कैरी लगी, 8 3 24 और 4 28, 2880 लोग लिटरेट हैं, टोटल पढ़े लिखे लोग हैं ये वाले। तो भाई देखो अब आगे कैसे करेंगे कि 2880 ऐसे लोग हैं जो कि टोटल लिटरेट हैं, लेकिन अभी तो अपन को मेल और फीमेल अलग अलग फाइंड करने पड़ेंगे। तो देखो इसने बोला कि मेल पॉपुलेशन 65% है। अरे तो पहले 3600 का 65% निकालेंगे, 00 कटेगा, 36 इंटू 65 करना है तो 65 इंटू 6 यानी 65 इंटू 2 कर लो। तो देखो मैंने क्या बोला है कि मैं आपको सिर्फ पेपर सोल्व करना ही नहीं, उसको अटेम्प्ट करने का तरीका भी बता रहा हूँ। 65 की टेबल मुझे भी नहीं आती है, लेकिन 65 दूनी पता है अपन को 130 होता है, और अब 130 का 3 गुना कर दो तो क्या आ जाएगा 390, यानी 0 39 कैरी लग गई। 65 इंटू 3 कितना होता है 195 होता है, क्योंकि देखो 60 इंटू 3 180, 5 इंटू 3 15, तो 195 हो गया। 195 में 39 जोड़ दो भाई, तो क्या आ जाएगा 19 और 3 22 और 1 23 आ जाएगा, यानी 2340। इतने मेल पॉपुलेशन है। और अगर 3600 में से इसे घटाएंगे
तो देखो क्या आ जाएगा, 340 600 में से जब जाएंगे 260 बचेगा, यानी 1260 फीमेल लोग हैं। अब मेरे को एक बात बताओ, ये जो 2340 मेल्स हैं, इन 2340 मेल्स में 85% ही तो लिटरेट हैं, तो इसका 85% निकालो। 0 से 0 कटेगा, 5 से 2 बार कटेगा, 5 से 17 बार कटेगा, 2 से ये कटेगा 117 बार। 117 को 17 से गुणा करना है, तो 17 को 7 से गुणा करो तो 119 आएगा। 9 लिखा, 11 कैरी लगी, 17 इंटू 11 होता है 187, उसमें 11 जोड़ दो तो क्या आ जाएगा, 198 आ जाएगा। यानी 1989 मेल्स ऐसे हैं जो लिटरेट हैं। टोटल लिटरेट इतने थे, मेल लिटरेट इतने हैं। 2880 में से 1989 घटा देंगे तो फीमेल लिटरेट्स आ जाएंगी। भाई सभी को करनी पड़ेगी ये वाली कैलकुलेशन। तो 2880 में से 1989 घटाते हैं तो 891 आता है। 891 फीमेल्स लिटरेट हैं, टोटल फीमेल हैं 1260। और अब इनको गुणा करना है परसेंटेज के लिए 100 से, क्योंकि इसने यही तो पूछा है कि महिलाओं की साक्षरता दर कितनी है। ठीक है, 0 से 0 कट गया, 2 से काटेंगे तो ये कटेगा 63 बार, 2 से इसको काटा 5 बार कट गया। 891 को 5 से गुणा कर लो, और 8 पंजे 40 और 4 ये बन गया बटे 63 आ गया। ये 63 को लगभग 60 मानो एक बार, और 60 को 7 से गुणा करते हैं तो 42 आता है लगभग, और ये भी तो 42 से थोड़ा सा ज्यादा ही है। यानी कि ये वाला जो ऑप्शन है वो एग्जैक्टली करेक्ट आ जाएगा। आप भाग देके देख लेना, 70.71 करेक्ट आंसर आएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। ये क्वेश्चन दे रखा है, बहुत ही आसान है, कुछ नहीं है, जितना डरावना लग रहा है उतना डरावना नहीं है। बस हाँ, मैं ये बोलूंगा कि लेंदी है थोड़ा सा ये वाला क्वेश्चन, और ये वाला क्वेश्चन कैलकुलेटिव और लेंदी बोल सकते हैं अपन, हार्ड नहीं है बिल्कुल भी। कैसे, देखो भाई, इनको सिंप्लीफाई करना है तो आप रूट ए को x मान लो, तो यहां से क्या होगा, a की वैल्यू x स्क्वायर आ जाएगी। रूट b को आप y मान लीजिए, तो क्या हो जाएगा, b की वैल्यू y स्क्वायर आ जाएगी। अब यही चीज अपन को ये क्वेश्चन को हेल्प करेगी सोल्व करने में। कैसे करेगी देखिएगा, मैं यहाँ पे रख देता हूँ। भाई ए की जगह एक्स स्क्वायर आएगा, रूट ए की जगह एक्स आएगा, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स मतलब एक्स का क्यूब बन जाएगा, प्लस में ये वाला वाई का क्यूब बन जाएगा और बराबर 32 हो जाएगा। यहाँ पे रखेंगे ए रूट बी करना है, यानी कि एक्स स्क्वायर इंटू वाई। ठीक है, एक्स स्क्वायर इंटू वाई आ जाएगा, फिर प्लस में वाई स्क्वायर इंटू एक्स आ जाएगा, और बराबर क्या होगा, 31 होगा। इस दोनों में से एक्स वाई कॉमन लेंगे तो एक्स प्लस वाई बच जाएगा, ये बराबर 31 है। ध्यान से देखिएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला लिखने के लिए कहां पे आता है, ए प्लस बी के होल क्यूब में आता है, मतलब एक्स प्लस वाई के होल क्यूब में। तो क्या होगा, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब बराबर में एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू में एक्स प्लस वाई, यही होता है फॉर्मूला। अब ये क्या हेल्प देगा, अरे भाई एक्स प्लस वाई का होल क्यूब तो ऐसे मान लो कि निकालना है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की जगह पे 32 रख दो, प्लस 3 इंटू एक्स वाई इंटू एक्स प्लस वाई की जगह पे 31 रख दो, जो वैल्यू दे रखी थी वो रख दी अपन ने। 32 प्लस ये कितना बन जाएगा, 93, इन दोनों को जोड़ेंगे 125 आ जाएगा, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब। एक्स प्लस वाई निकालना है मतलब क्यूब रूट लेंगे, क्यूब रूट लेंगे मतलब 5 आ जाएगा। अब एक्स प्लस वाई थोड़े निकालना है, ए प्लस बी निकालना था, तो इस एक्स प्लस वाई का क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। मैं बताता हूँ स्क्वायर क्यों किया मैंने। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy आ गया, 5 का स्क्वायर 25 आ गया। क्यों किया मैंने, क्योंकि एक्स स्क्वायर की वैल्यू तो ए है और वाई स्क्वायर की वैल्यू तो बी है, अपन को ए प्लस बी निकालना था, यानी इसकी जगह ए, इसकी जगह बी। लेकिन अब 2xy का क्या करेंगे, कुछ नहीं करना, एक्स वाई निकालना था ना, तो ये देखो यहां से आ जाएगा एक्स वाई, क्योंकि एक्स प्लस वाई की वैल्यू तो 5 है, 5 अगर उधर भेजेंगे तो 31/5 आ जाएगा, तो यहाँ आ गया 31/5 और बराबर में 25 है। अब देखो ए प्लस बी निकालना है तो क्या आ जाएगा, 25 माइनस 31 इंटू 2 क्या होता है 62, 62/5 को सोल्व कर लेंगे। 25 इंटू 5 हो गया 125, 125 में से 62 जाएगा तो क्या बचेगा 63, यानी ए प्लस बी 63/5 आ गया। अब यार ये सबको ही करनी पड़ेगी कैलकुलेशन, आप अकेले थोड़ी हो पेपर के अंदर, तो डरने की कोई बात नहीं है। 63/5 आया है, अपन को 5/7 इंटू ए प्लस बी करना है, ए प्लस बी की वैल्यू 63/5 रख दो, 5 से 5 कट गया, ये 9 बार कट जाएगा, यानी कि जो सी वाला ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। क्वेश्चन के अंदर दे रखा है कि ये एक इक्वेशन दे रखी है, इसमें क्या गिवन है कि भाई 7 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा, ये इक्वेशन दे रखी है, इसकी वैल्यू दे रखी है, अपन से ये पूछ रहा है अरे भाई tan थीटा कैसे आता है, sin थीटा अपॉन cos थीटा से ही तो आता है ना tan थीटा। इन दोनों इक्वेशनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करो आप, तो देखो क्या बनेगा, 28 sin थीटा प्लस में 16 cos थीटा और बराबर में 45 sin थीटा और माइनस में 10 cos थीटा। सही बात है, अरे 28 को उधर ले जाके घटा दो तो क्या बचेगा 17 sin थीटा, ये 10 उधर जोड़ दो तो क्या बनेगा 26 cos थीटा बनेगा। यहां से sin थीटा अपॉन cos थीटा अपन निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 26/17 आ जाएगा। ठीक है,
अब यहाँ से साइन थीटा अपन कोस थीटा, यही तो टेन थीटा होता है। तो टेन थीटा की वैल्यू 26/17 आ गई। यहाँ रख के बच्चा भी सोल्व कर लेगा, फिर से वही बात है, कैलकुलेशन करवा रहा है बस अपन से। तो देखो 26/17 का स्क्वायर करना है और प्लस में 5, नीचे क्या करना है, सेम 26/17 का स्क्वायर करना है, -5 करना है। बताइए, आराम से हो जाएगा। 26 का स्क्वायर 676 होता है और 24 का स्क्वायर 576 होता है। आसानी से याद रखने वाली दोनों चीजें हैं, ठीक है। 17 का स्क्वायर 289 आ जाएगा, प्लस में 5 आएगा और बटे में 676 बटे 289 -5 आएगा। अब मैं ये कैलकुलेशन नहीं करूंगा और मैं आंसर बता दूंगा आपको, देखिएगा कैसे। भाई एक बात बताओ, 289 इंटू 5 बनेगा, ठीक है। 289 इंटू 5 मतलब एक बहुत बड़ी वैल्यू, हजारों के अंदर वैल्यू, और 676 उसमें जुड़ेगा तो लगभग 2-1000 की कोई वैल्यू आएगी। यानी कि पहली बात तो ये ऑप्शन और ये ऑप्शन तो कट गया, क्योंकि ऊपर 700 वैल्यू नहीं आ सकती है। आंसर तो इन दोनों में से आएगा। और अब नीचे देखो, 289 इंटू 5 करते हैं तो 1000 के लगभग कुछ वैल्यू आती है, और उसको 600 में से ही घटाना है, मतलब नेगेटिव वैल्यू आएगी। नेगेटिव वैल्यू तो इस ऑप्शन में, यानी सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो गया। यही चीजें टाइम सेव करती है आपका एग्जाम में। मैं बहुत बार बोल चुका हूँ ये चीज। प्लीज क्वेश्चन को ऐसे अटेम्प्ट करिए कि आप टाइम सेव कर सको, ठीक है। पता नहीं कहाँ काम आ जाए, कैसा क्वेश्चन आ जाए। अब ऐसे 2-3 क्वेश्चन और आ जाएंगे तो फिर आपका टाइम लग चाहिएगा इन क्वेश्चन को, तो वो यहां से ही तो निकालोगे, ठीक है। नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। एक सम ऑफ मनी है जो 4624 रुपए 2 साल में बनता है, 3913 रुपए 3 साल में बनता है, कोई एक सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। ये बोल रहा है कि इंटरेस्ट को कंपाउंडिंग पे लिया है अपन ने, कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो प्रिंसिपल पूछ रहा है। इस सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट से अपन को कोई रोल नहीं है। और आप है ना इस क्वेश्चन में बड़ी बड़ी इक्वेशंस मत बनाइए, डायरेक्ट रेशियो मेथड से जाइए। कैसे? अरे भैया जी, 4624 रुपए 2 साल के हैं, 3913 रुपए 3 साल के हैं, इनको काटो, ये कटेंगे एग्जैक्टली, कन्फर्म है इससे। ऐसा कोई डेटा होता ही नहीं है कि जो नहीं कटेगा। तो अब देखो 17 से काटेंगे तो 2 बार जाएगा, और फिर इसमें कितना आएगा भाई, 4624 लिखा है ना, तो 34 यानी 12 बच गया, फिर 7 बार जाएगा और फिर 2 बार जाएगा, तो 272 आ गया। और ये तो 17 का क्यूब ही होता है, तो 289 बच जाएगा यहाँ पे, क्योंकि एक 17 ही हटाया अपन ने, तो स्क्वायर बच जाएगा। ध्यान से देखिएगा, इनको फिर से काट दो, या तो 17 से ही काट देते हैं, ये 17 बार कटेगा। ये 17 से काटा तो 17 एकम 17, और 102 के लिए 16 बार आ जाएगा, 16/17 आ गया। तो अब देखो 16/17 आ गया, तो इसने 3 साल की बात करी थी अपन से, यानी 16 का अपन क्यूब कर देंगे। 16 का क्यूब क्या होता है, 4096 होता है। और अगर याद भी नहीं है तो 6 इंटू 6 इंटू 6, यूनिट डिजिट 6 ही रहेगा। 6 वाला ऑप्शन कौन सा है, यही है, यानी 4096 आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। 6 मैन एक काम को 64 दिनों में कर सकते हैं। 6 मैन एक काम को 64 दिनों में कर सकते हैं, ये टोटल वर्क हो गया है। 24 वुमेन इसी काम को 32 दिनों में कर सकते हैं, तो ये भी टोटल वर्क है। 24 इंटू वुमेन इंटू 32, ये दोनों बराबर हो जाएंगे, क्योंकि ये भी टोटल वर्क है, ये भी टोटल वर्क है, ठीक है। अब कैसे करेंगे भाई, पहले यहां से मैन और वुमेन का रेशियो निकाल लो ताकि उनकी एफिशिएंसी मिल जाए। कैसे आएगी, देखिएगा, अपन ने काटा 32 से 64 को 2 बार, 2 से 24 को काटा 12 बार, और 6 से 12 को काटा 2 बार, यानी मैन और वुमेन का एफिशिएंसी का रेशियो 2 और 1 आ गया। अब टोटल वर्क भी तो निकाल सकते हो, या तो इसमें रख दो या इसमें रख दो, तो टोटल वर्क आ जाएगा। टोटल वर्क बराबर आएगा 6 इंटू मैन की एफिशिएंसी 2 इंटू 64, तो ये बन जाएगा 12 इंटू 64। 12 को 4 से किया 48, 4 कैरी लगी, 12 6 की 72, 72 और 4 76, टोटल वर्क आ गया 768। अब चलते हैं वापस से क्वेश्चन के ऊपर। इसने बोला है कि 16 मैन और 24 वुमेन 12 दिन तक काम करते हैं। अरे भाई, 16 मैन को काम करवाना है, मैन की एफिशिएंसी 2, 24 वुमेन को काम करवाना है, उनकी एफिशिएंसी 1। ये 12 दिनों तक काम करते हैं। भाई मैंने 12 दिनों तक काम करके मैं निकालू तो सही कितना काम करते हैं, तो ये 32 प्लस 24 हो जाएगा, और इसमें गुणा करना है 12 से। इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, 56। 56 को 12 से गुणा करना है, 12 6 की 72, 7 कैरी लगी, 12 पंजे 60, और ये 672 काम कर दिया इन्होंने। अरे भाई, 768 टोटल काम था, उसमें से 672 काम हो चुका है, तो बच गया कितना काम, 68 प्लस 28, यानी कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 94। 94 काम बच गया अपना, सॉरी 96 आएगा ना, 96 काम बच गया, ठीक है। अब देखिएगा भाई, 96 काम बच गया, आगे पढ़ते हैं। ये बोल रहा है कि 8 आदमी और 8 वुमेनों को हटा दिया जाता है काम से, तो अब काम टोटल कितने दिनों में हो जाएगा, ये पूछ रहा है। अरे एक बात बताना मेरे को कि 16 आदमी काम कर रहे थे, उनमें से आप 8 हटाते हो तो क्या आता है, 8 आदमी आता है, यानी 8 इंटू 2। 24 औरतों में से 8 हटाओगे तो 16 औरतें बचेंगी। भाई ये टोटल काम कर रहे हैं कितना एक दिन के अंदर का काम, तो ये 16 प्लस 6 या 16 प्लस 16 यानी 32। एक दिन में 32 काम कर रहे हैं, काम इनको 96 करना है, दिन 3 दिन ले लेंगे,
लेकिन इसने ये थोड़ी पूछा है कि ये वाले काम कितना दिन में होगा, इसने तो टोटल वर्क का पूछा है। टोटल वर्क के अंदर 12 दिन पहले ले रहे थे, 3 दिन अब ले रहे हैं, 15 दिन नहीं ले रहे टोटल, बिल्कुल ले रहे हैं। सी ऑप्शन एकदम से अपना सही आंसर है। नेक्स्ट वाले पे अगर चलो तो इसमें क्या बोला है कि दो नंबर है वो 10 से डिफर करते हैं, यानी उनका अंतर 10 है, मतलब x माइनस वाई 10 है। ठीक है, ये बोल रहे हैं इनका एलसीएम 315 है और इनका जो HCF है वो 5 है। ठीक है, सम ऑफ नंबर्स मतलब x प्लस वाई पूछ रहे हैं। अरे जब भी आपको x माइनस वाई से x प्लस वाई निकालना हो ना, एक चीज कर देना बस, क्या, इसका स्क्वायर लिखो आप, तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में 2xy। और अगर मैंने क्या लिखा है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर लिखा है, वरना ऐसे थोड़ी हर कुछ कर सकते हैं अपन। अब अगर मैं इसमें से माइनस कर दूं 4xy, तो ये क्या बनता है पता है आपको, ये बनता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। अब मैंने अगर इधर माइनस 4xy किया है तो इधर भी करना पड़ेगा, मैं मेरी मर्जी से कुछ भी घटा या जोड़ थोड़ी सकता हूं। ठीक है, ये क्या बन गया, ये बन गया x माइनस वाई का होल स्क्वायर, और इधर क्या है x प्लस वाई का होल स्क्वायर, और माइनस में 4xy है, उसको चाहे इधर भेज दो तो प्लस का 4xy बन जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है उस चीज से। अब मेरे को एक बात बताना, आपका आंसर आ गया है नहीं आ गया है? अरे आ गया है, मैं दिखाता हूँ अगले स्टेप में। x माइनस वाई का मान 10 है, यहाँ पे 10 का स्क्वायर हो जाएगा, कितना बनेगा, 100 बनेगा। इसमें 4xy जोड़ना है, तो 4xy अभी मैं बताऊंगा क्या आएगा। ये आ गया x प्लस वाई का होल स्क्वायर, और अपन यहाँ से आप बताओ x प्लस वाई नहीं बता देंगे क्या फिर रूट करके। अब मैं बताता हूँ x इंटू वाई की जगह क्या आएगा। एक छोटे से अपन ने प्रॉपर्टी बोल लो, फॉर्मूला बोल लो, कि अगर दो नंबर x गुणा वाई है, x और y है, तो उनका गुणा करते हैं तो ये इनके एलसीएम गुणा एचसीएफ के बराबर नहीं आता है क्या, बिल्कुल आता है। तो 315 गुणा 5 ही तो आएगा यहाँ पे, तो 315 ऐसे लिख दिया और 5 यहाँ पे लिख दिया, तो ये कितना आ जाएगा, अरे इसको गुणा करेंगे, ये 20 बन गया, 20 में इससे गुणा करेंगे तो 6300 आएगा, 6300 में 100 जोड़ेंगे 6400 आएगा। ये आ गया x प्लस वाई का होल स्क्वायर, दोनों तरफ रूट ले लेंगे अपन, तो 6400 का रूट क्या होता है, 80 होता है, जो सी ऑप्शन है वो सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। कितने क्वेश्चन बच गए, 1 2 3 4 5 6 7 क्वेश्चन बचे हैं, आसानी से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो भाई, इसमें क्या बोला है कि मैन की एज 4 गुना एज है उसके सम ऑफ एज ऑफ हिज 3 चिल्ड्रन, यानी कि ये बाप मान लेते हैं, ये इसके 3 बेटों की एज का जोड़ मान लेते हैं, और ये बोल रहे हैं कि ये 4 गुना है, मतलब रेशियो 4:1 है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे इसने बोला कि 6 साल के बाद में इसकी जो एज है वो दुगनी बन जाती है इनके सम से। ये 6 साल बाद की बात कर रहा है, ये दुगनी हो जाती है, इनका सम अभी भी एक ही रहता है रेशियो। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि व्हाट इज द मेन्स प्रेजेंट एज, मेन की प्रेजेंट एज पूछ रहा है, ये तो 6 साल बाद की एज है, प्रेजेंट एज पूछ रहा है। एक बात बताना मेरे को, अपन ने भाई इधर तो सिर्फ 6 जोड़ा है, लेकिन इसमें एक में 6, इसमें 6, इसमें 6, तीनों में 6 जुड़ेगा, यानी टोटल तो 18 जुड़ गया ना। तो देखो अपन इसमें क्या लगाएंगे, मिक्सचर एलिगेशन लगाएंगे। कैसे देखेगा, मैं सारी चीजें हटाता हूँ और डायरेक्टली आपको आंसर पे लेके चलता हूँ। भाई ये सब हटा दो, कोई काम नहीं है इनका। एक बात बताइएगा मेरे को, भाई इस आदमी में 6 जुड़ा है और इन सभी में मैंने अभी अभी आपको क्या समझाया कि 18 जुड़ा है। तो देखो ये 4 और ये 2, तो 4 माइनस 2, ये वैल्यू किसकी आएगी, 36 माइनस 6 की। सही बात है, ऐसे ही होता है। तो ये देखो 2 वैल्यू आ जाएगी 30 की, मतलब एक की वैल्यू आ गई 15, मतलब मल्टीप्लाइंग फैक्टर अपना 15 आ गया। इसने क्या पूछा था, आदमी की प्रेजेंटेज, 15 इंटू 4 करेंगे तो प्रेजेंटेज आदमी की आ जाएगी, यानी कि 60 साल का है आज के दिन आदमी। 15 इंटू 1 करते तो अपन इन सभी किया जा जाती, कोई दिक्कत नहीं है। कैसा भी क्वेश्चन दे दे अपन को, अपन इजिली फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अगर अब 6 साल वाले की बाद में पूछता तो मैं 60 में 6 जोड़ के 66 आंसर बता देता, कहीं कोई दिक्कत है क्या, नहीं है। नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। ये देखो बोल रहा है कि कितने आइडेंटिकल स्फेरिकल बुलेट्स बना सकते हैं सॉलिड मेटेलिक क्यूब से, अगर एज ऑफ क्यूब दे रखी है वो 11 टाइम्स है डायमीटर ऑफ द बुलेट के। डायमीटर ऑफ द बुलेट का मतलब क्या होता है, रेडियस की दुगनी होती है डायमीटर। ठीक है, अब इसने क्या बोला कि भाई अच्छा, एक चीज मैं आपको बहुत ही तगड़ी चीज बताता हूं कि जब भी किसी भी क्वेश्चन में मेल्ट एंड रिकास्ट आए, यानी कि कोई एक चीज पिघला के दूसरी चीज बनाया जाए, कोई एक चीज तोड़ के दूसरी चीज बनाया जाए, उनमें सभी में आपको वॉल्यूम बराबर करनी है, क्योंकि भाई जितनी वॉल्यूम यहाँ पे जो जैसे मान लो क्यूब है वो घेर रहा है, तो उतनी ही वॉल्यूम तो जैसे ये अपन गोले बनाएंगे वो घेरेंगे ना, वॉल्यूम तो बराबर ही घेरेंगे। ठीक है, तो भाई d बराबर 2r होता है, ये तो अपन ने लिख लिया। एज ऑफ द क्यूब क्या होगी, क्यूब की एज को अपन a मान लेते हैं, तो ये a का मान क्या बोल रहे हैं, 11 गुना उसका डायमीटर होगी, यानी 11 गुना 2r होगी, मतलब 22r इसकी a हो जाएगी। अब अपन को तो क्या करना है, इनकी वॉल्यूम बराबर करनी है। पहले क्यूब की वॉल्यूम होती है a का क्यूब, यानी 22r का क्यूब आ जाएगा ये, बराबर में।
अब अपन को ये थोड़ी पता है कि कितनी ये स्फेरिकल वाली बनेंगी बुलेट्स, तो उनको n मान लिया। गुणा क्या करेंगे, इसमें जो स्फेयर होता है उसका वॉल्यूम रखेंगे, वो क्या होता है 4/3 पाई, पाई का मान 22/7 इंटू आर का क्यूब, आर का क्यूब तो आर का क्यूब ही आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, सोल्व कर लेंगे। अब देखो 22 आर का होल क्यूब है, तो इसे लिखेंगे अपन 22 गुणा 22 गुणा 22 इंटू में आर का क्यूब, बराबर में क्या आ जाएगा n इंटू 4/3 इंटू में 22/7 और इंटू में आर का क्यूब, आर के क्यूब से आर का क्यूब कट गया, इस 22 से ये 22 कट गया। अपन को तो n फाइंड करना है, तो n के लिए क्या हो जाएगा, सारी चीजों को उधर भेज देंगे, तो 22 गुणा 22 तो ऑलरेडी था, 3 भी ऊपर आ जाएगा, 7 भी ऊपर आ जाएगा और 4 नीचे आ जाएगा। अब क्या करेंगे, 2 से 2 बार, 2 से 11 बार, 2 से ये भी 11 बार, 11 गुणा 11 तो 121 होता है, 7 गुणा 3 भी 21 होता है। अब देखो या तो यूनिट डिजिट लगा दो या फिर इनको मल्टीप्लाई कर लो, 21 एकम 21 होता है, 2 कैरी लगेगी, 21 दूनी 42 और 2 44। अरे भाई इतना लिखने पे आंसर आ गया, पूरा क्यों सोल्व कर रहे हो, क्योंकि देखो एक के बाद में 4 इसी ऑप्शन में है, इसमें तो एक के बाद 7 है, यानी कि ये वाला थर्ड वाला करेक्ट हो जाएगा। आसान लगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आई, नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। अरे यार ये अब बताओ, ये कोई क्वेश्चन थोड़ी है यार, ये सिंप्लीफाई करने वाले, इसके अंदर अपन को बेसिक वाली कैलकुलेशन है, एकदम सिंप्लीफिकेशन करना है। ये क्या बनेगा 40 प्लस ये कितना दे रखा है 4 दे रखा है, 4 से 32 8 बार कट गया, 8 इंटू 3 24 हो गया, नीचे 37 है, 34 माइनस 6 कितना बनता है 28 बनता है, 4 से 28 7 बार कटेगा, 7 इंटू 3 21 आ गया, ये तो बन गया 64, ये बन गया 58 बन गया। अब लेकिन देखो पता है क्या करेंगे, कई बच्चे इसमें कंफ्यूज होकर गलत करके आएंगे, इसीलिए दिया ये क्वेश्चन 64/58 है ना, वो जोड़ सोचेंगे कि अपन ने जोड़ दिया गलत है और 64/57 पे टिक कर देंगे, नहीं इसे काटो 2 से, तो देखो 32/29 आएगा और 32/29 पहले ऑप्शन में है, ये करेक्ट होगा इसका आंसर। ठीक है चलते हैं नेक्स्ट वाले के ऊपर। एक शॉपकीपर है जो आइटम्स को इतने रुपए पे बेचता है, ये डिस्काउंट देने के बाद में, और अगर उसने डिस्काउंट नहीं दिया होता तो उसने इतना प्रॉफिट कमाया होता, कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है, बड़ा ही बेसिक सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे करेंगे कि भाई 45,650 रुपए में उसने बेचा है, यानी ये सेलिंग प्राइस है। अब ये बोल रहा है कि ये 17% डिस्काउंट के बाद में है, तो भाई मार्क प्राइस निकाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मार्क प्राइस कैसे निकलेगी, 17% का डिस्काउंट का मतलब हो गया 100 में से 17 घटाओ यानी 83, इसको काट दो, 83 से देखो 80 इंटू 5 करते हैं तो 400 होता है, तो लगभग ये 5 गुना ही तो है, यानी पहले 5 बार भाग जाएगा, तो 83 इंटू 5 क्या होता है, या फिर मैं इसे काट के लिख देता हूँ डायरेक्टली, आप कर लेना कैलकुलेशन, 550 आ जाएगा यहाँ पे, यानी कि जो मार्क प्राइस है वो 55 के आगे 30 55,000 आ गई, जब भी तो डिस्काउंट देने पे ये इतने रुपए आए होंगे। अब देखो मार्क प्राइस से अपन को क्या है, कॉस्ट प्राइस पे जाना है, ये बोल रहा है कि अगर उसने ये छूट नहीं दी होती तो उसने 25% का प्रॉफिट कमाया होता, अरे तो 25% का प्रॉफिट कर दो इस चीज के ऊपर, कोई दिक्कत नहीं है, यानी 100 और बटे 125, 25 से काटते हैं तो 4 बार कटता है, ये 5 बार कटता है, 5 से ऐसे काटा 11 बार कटा, 11 इंटू 4 44, 44 के आगे 30 आंसर आ जाएगा, ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। मुश्किल से मुश्किल 10 सेकंड का क्वेश्चन था, कोई दिक्कत। अगर अगले वाले पे चलें तो देखो इसमें क्या दे रखा है कि मेजर, इसने समबहुभुज का क्वेश्चन दे रखा है, तो भाई जब भी समबहुभुज का क्वेश्चन आता है तो मैं आपको हर बार सारे फॉर्मूले लिखवाता हूँ ताकि आपको रिविजन से ही याद हो जाए बार बार। फॉर्मूला क्या होता है कि अगर अपन को आंतरिक जितने भी कोण है यानी कि इंटरनल एंगल्स हैं उनका सम निकालना है तो वो होता है n-2 गुणा 180, और अगर भुजाएं यानी साइड्स निकालनी है तो इसमें n का भाग दे दो, ये तो इंटरनल होता है। एक्सटर्नल जितने भी एंगल होते हैं उनका सम क्या होता है 360, उससे भुजाएं निकालनी है तो n का भाग दे दो, और एक फॉर्मूला होता है डायगोनल्स का, डायगोनल्स का होता है n इंटू n-3 और अपॉन में 2, ये डायगोनल का फॉर्मूला होता है, रट लेना भाई ये चीजें, ठीक है। अप्लाई करेंगे, इसने बोला कि एक्सटीरियर एंगल दे रखा है, यानी ये वाला फॉर्मूला लगेगा, मतलब 360/n बराबर, ये सोल्व करेंगे 7 एकम 7, 7 और 3 10, एक कैरी लगे, 7 पंजे 35 और 1 36/7 आ गया, 360 से 360 काटेंगे, n का मान 7 आ गया, मतलब 7 भुजाओं वाला बहुभुज है, सम बहुभुज है, मतलब कि पॉलीगन 7 साइड्स का है। ये बोला है कि रेशियो ऑफ नंबर ऑफ इट्स डायगोनल्स, यानी कि क्या आएगा 7 इंटू 7 माइनस 3 4 होता है, बटे 2 आ गया, इसको सोल्व किया 14 अपने नंबर ऑफ डायगोनल्स आ गए, और नंबर ऑफ साइड्स अगर निकाली तो वो 7 है, तो 14/7 का मतलब क्या हो गया 2/1, 2/1 यानी लास्ट ऑप्शन सही हो गया। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, फॉर्मूला याद करने हैं बस, तीनों फॉर्मूला याद कर लेना, बाकी के जो 2 हैं वो तो n से भाग देने पे ही आ जाते हैं। नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। देखो भाई इस क्वेश्चन में क्या गिवन है कि एक चोर है वो एक पुलिसकर्मी से 750 मीटर की दूरी से देख लेता है, यानी कि भाई यहाँ पे अपना थीफ खड़ा है, यहाँ पे पुलिस सिंघम खड़ा है यहाँ पे, ठीक है, तो ये सिंघम क्या करेगा, इसको देख के इधर भागना चालू करेगा,
और चोर जो है वो बहुत ही भयंकर वाली स्पीड से आगे भागेगा। मतलब कि ये जो सिंघम है ना, ये इसे पकड़ने के लिए इधर भागेगा। इनके बीच की दूरी दे रखी है 750 मीटर। आगे क्वेश्चन में क्या दे रखा है? इसने बोला है कि जो चोर भागने लगता है पुलिसकर्मी को देख के, पुलिसकर्मी पीछा करता है, चोर और पुलिसकर्मी की स्पीड दे रखी है। इसकी स्पीड 10 है, इसकी स्पीड 8 है। तो मेरे को एक छोटी सी बात बताइएगा, क्या कभी सिंघम साहब इस चोर को पकड़ पाएंगे क्या? नहीं पकड़ पाएंगे, क्योंकि इसकी स्पीड कम है, इसकी स्पीड ज्यादा है। यानी ये ऐसे ही भागते रहेंगे, ये पकड़ नहीं पाएगा बस कभी भी इसको। लेकिन इस क्वेश्चन में मतलब पकड़ने वाली बात नहीं है, मतलब और कुछ पूछा है। क्या पूछा है कि 12 मिनट के बाद में उनके बीच की दूरी कितनी होगी। तो 12 मिनट बाद में देख लेंगे ना, पहले 12 मिनट को घंटों में बदलो, क्योंकि ये स्पीड घंटे में दे रखी है अपन को। तो 60 से भाग देंगे, यानी 1/5 घंटे बाद की बात कर रहा है भाई। 10 की स्पीड है, यानी स्पीड टाइम है 1/5 घंटे, स्पीड इंटू टाइम करो, डिस्टेंस आएगा। इसको 1/5 से गुणा करेंगे, यानी 2 किलोमीटर भाग जाएगा ये। ठीक है, अब इसको को करो। अरे भाई 8 की स्पीड है, 1/5 से भागेगा, इसको इसको भाग दो, ये कितना आएगा? पहले तो एक बार जाएगा, फिर 30 बचेगा, 30 के लिए 6 बार जाएगा, यानी ये 1600 मीटर ही भाग पाए। तो 1600 मीटर के अंदर ये 750 भी तो कवर किया है इसने। यानी 1600 में से 750 अगर अपन घटा देते हैं, ये कितना बचेगा? 850 बचेगा। यानी कि इसने ये वाली जो दूरी है वो 850 ही तय करी है, और इसने 2 किलोमीटर तय कर ली। 2 किलोमीटर का मतलब 2000 मीटर, इसमें से 850 को घटा दो। बेसिक कैलकुलेशन है, 1150 अपना आंसर आ जाएगा। जो पहला ऑप्शन है वो सही है। नेक्स्ट वाले पे चल लो, लास्ट क्वेश्चन पे पहुंच गए। देखो इतनी जल्दी पता भी नहीं लग पाया। ये बोल रहा है कि व्हाट इज द डिफरेंस, यानी कि तीनों कंपनियों के औसत निर्यात में अंतर पूछ रहा है इन इन सालों के लिए। 1994 में देखो 40 प्लस 60 100, 100 प्लस 90 है ये, तो 190/3। और 1995 का लिख लो भाई, तो 40 प्लस 60 100, 100 प्लस 120 220, तो 220/3 ये इसका औसत हो गया। औसत क्या होता है? सभी का जोड़ बटे कितनी बार है, तो 3 सालों की बात कर रहा है। इनका एलसीएम लेंगे तो 30/3 आ जाएगा। 30/3 का मतलब 10 आ गया, और ये करोड़ में है डेटा, तो 10 करोड़ आंसर हो जाएगा। सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस तरीके से अपन ने पीटीएस नंबर 16 के सभी मैथमेटिक्स के क्वेश्चन को सॉल्व किया। 2-3 क्वेश्चन ऐसे है जो थोड़े से लेंदी बोल सकते हो या फिर कैलकुलेटिव बोल सकते हो, बाकी हार्ड कोई क्वेश्चन नहीं था। अगर आपको कोई चीज ऐसे लगती है कि हार्ड है, पढ़ी भी नहीं है, तो मैं हर एक क्वेश्चन में आपको कंसेप्ट बताते हुए चलता हूँ, तो वो आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करिएगा। आपको रिवीजन के टाइम पे उससे बहुत हेल्प मिलेगी। बाकी इसी तरीके से अपन सारे पीटीएस का सोल्यूशन करते रहेंगे। और एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा, 1 मिनट लूंगा आपकी, कि भाई मैं बेसिक से, एकदम बेसिक से जीरो, मतलब क्या बोलते हैं कि आप उसमें 2+2 4 भी सिखाया है मैंने। इस तरीके से मैंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर को पूरा कंप्लीट कर दिया है। क्योंकि क्या होता है कि कई बच्चे क्या होते हैं कि जैसे पढ़ाई स्टार्ट करते हैं तो वो अरिथमेटिक तो कर लेते हैं, उनका परसेंटेज या फिर जो टाइम एंड वर्क है, ऐसे चैप्टर 2-2 3-3 बार हो जाते हैं, पर वो आगे पहुंच ही नहीं पाते हैं एडवांस तक। तो मैंने पहले इसीलिए एडवांस स्टार्ट करी है। अपन ऐसा नहीं है कि जो सब कर रहे हैं वही करेंगे, एकदम अलग चीज करेंगे जो हेल्पफुल रहे, जो नीडफुल रहे बच्चों के लिए। इसलिए मैंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करवाया। अब मैं अगला चैप्टर ऐसा करवाऊंगा जो उससे भी ज्यादा नीडफुल है, ठीक है, और इतना बेसिक से कि आपको कोई कोर्स ना खरीदना पड़े। वो जाके आप प्लीज चेक करिए। और बाकी छोटे छोटे 1-1 2-2 मिनट के वीडियो के अंदर मैंने काफी सारी शॉर्ट ट्रिक भी बता रखी है। और वो शॉर्ट ट्रिक ऐसा नहीं है कि 1-2 क्वेश्चन पे लगेंगी, वो ऑल राउंडर वाली है, जिनसे आपका बस एग्जाम के अंदर टाइम सेव होगा। आप टाइम बचा पाओगे बहुत ज्यादा एग्जाम के अंदर उन ट्रिक से। तो प्लीज वो जाके चेक करिएगा। बाकी इसी तरीके से अपन अगले सॉल्यूशन के साथ में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।